जब तक डरती है तब तक डराता है, जब तक पिटती है तब तक हाथ उठाता है, लेकिन जिस दिन औरत अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती है उस दिन हर मर्द पर भारी पड़ जाती है। एक औरत अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए पति के हर जुल्म को चुपचाप सहती है, हर तकलीफ को बर्दाश्त करती है और घरेलू हिंसा सहते सहते औरत जिस दिन थक जाती है और अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करती है तो फिर शुरू होता है एक बदलाव। तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डार्लिंग्स फिल्म को। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट देखने को मिले। तो फिल्म की शुरुआत होती है बदरू नाम की लड़की से, जो कि अपने बॉयफ्रेंड हमजा का वेट कर रही होती है। वो काफी देर तक इंतजार करती है लेकिन हमजा अभी तक नहीं आया था और काफी देर तक इंतजार करने के बाद हमजा आखिरकार आ जाता है। हमजा आकर बदरू से माफी मांगता है, जिसके बदले में बदरू उसे माफ भी कर देती है क्योंकि हमजा उससे कहता है कि वो अब उससे शादी करना चाहता है। दरअसल बदरू बहुत पहले से चाह रही है कि वो दोनों शादी कर ले, तो आखिरकार वो लोग शादी कर लेते हैं और अब 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। और शादी के बाद बदरू और हमजा की जिंदगी में प्यार कम और तकरार ज्यादा होती है। हमजा से लव मैरिज करने के बाद बदरू कई बड़े सपने देखती है, एक अच्छा घर, प्यार करने वाला पति और एक बच्चा। बदरू अपने और हमजा के लिए एक लग्जरियस लाइफ चाहती थी, लेकिन हमजा को शराब पीने की लत होती है और वो अपनी नौकरी से भी नाखुश रहता है। जो बदरू ने सोचा था वो तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि हमजा तो बदरू को छोटी छोटी बातों पर मारता है, यहाँ तक कि खाने में जब एक छोटा सा कंकर भी निकल जाए तो वो बदरू को बुरी तरह से पीटता है। लेकिन अगले ही दिन नॉर्मल हो जाता है और अपनी पत्नी को प्यार जताने लगता है। बदरू की लाइफ में ये सब कुछ नॉर्मल हो चुका था, क्योंकि जब भी हमजा शराब पीकर आता है तो वो ऐसे ही बदरू को मारता पीटता है। यहाँ पर हमजा बदरू को बताता है कि उसकी रेलवे में टीसी की जॉब लग चुकी है, इसलिए हमजा तो काम करने के लिए निकल जाता है। आगे हम देखते हैं बदरू की माँ शमसू को, जो कि अपनी बेटी के घर के पड़ोस में ही रहती है। उसे बेटी के शरीर पर जख्म देखकर तकलीफ होती है। शमसू बदरू से कहती है कि या तो वो हमजा को छोड़ दे या फिर उसे जान से मार दे, पर बदरू तो अपने पति से बहुत प्यार करती है, इसलिए वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाती। आगे हम देखते हैं हमजा को, जो कि रेलवे की टॉयलेट साफ कर रहा होता है। दरअसल उसे टीसी की जॉब तो जरूर मिली थी, लेकिन उसके कुछ बड़े ऑफिसर उससे यही काम करवाते हैं। जिसके बाद हम जुल्फी नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि शमसू के घर पर आया हुआ था। दरअसल शमसू केटरिंग का काम करती है और वो पुलिस स्टेशन खाना वगैरह पहुंचाया करती है और इस काम में जुल्फी उसका साथ देता है। और यहाँ पर हम ये भी देख पाते हैं कि जुल्फी बदरू के ऊपर डोरे भी डाल रहा होता है। बदरू के अपने पति की शराब किसी भी हालत में छुड़वानी थी, इसलिए वो एक मेडिकल शॉप पर जाती है और शराब छुड़वाने की कुछ गोलियां लेती है। साथ में वो वहाँ के लोगों से ये भी कह देती है कि ये बात वो लोग हमजा को ना बताएं। और हमजा जब अपना काम करके वापस लौट रहा होता है तो उसे उन्हीं लोगों के द्वारा पता चल जाता है कि बदरू ने यहाँ से शराब छुड़वाने की कुछ गोलियां वगैरह लेकर गई है। इसलिए जब वो घर पहुंचता है तो वो फिर से बदरू के साथ बदसलूकी करने लगता है और उसे काफी बुरी तरह से टॉर्चर करता है। अब क्योंकि शमसू उसके घर के पड़ोस में ही रहती थी, इसलिए उसे सारी बातें मालूम है। अब हमजा को इम्प्रेस करने के लिए बदरू ऑनलाइन कुछ ड्रेसेस खरीदती है और खूब तैयार होकर वो हमजा का इंतजार कर रही होती है। थोड़ी देर बाद दरवाजे की बेल बजती है और जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो हमजा तो वहां पर नहीं होता, लेकिन यहाँ पर वो आदमी उससे कहता है कि नीचे बिल्डर्स आए हैं और वो हमजा का इंतजार कर रहे हैं। अब क्योंकि हमजा नहीं था, इसलिए बदरू को ही उस मीटिंग में जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर शमसू बदरू को चिल्लाते हुए कहती है कि उसे यहाँ पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर हमजा ने उसे यहाँ पर देख लिया तो वो उसे बहुत मारेगा। इसके बावजूद बदरू यहाँ पर बैठ जाती है और फिर थोड़ी ही देर के बाद हमजा भी आ जाता है, जो कि बदरू को यहाँ से ले जा लेता है। घर आने पर हमजा शराब पी रहा होता है, लेकिन अचानक ही उसकी नजर ऑनलाइन आए हुए कुछ सामान पर पड़ती है, जिनमें वो देखता है कुछ सैंडल्स, और उन्हीं सैंडल्स से वो बदरू को बुरी तरह से मारने लगता है और उसके हाथ को बुरी तरह से इंजर्ड भी कर देता है। अगले दिन बदरू बहुत गुस्से में थी और हमजा के जाने के बाद वो अपने घर का सामान पटक रही होती है, लेकिन तभी जुल्फी वहां पर आ जाता है और वो समझ चुका था कि उसे जरूर उसके पति ने मारा है, लेकिन यहाँ पर बदरू से कुछ नहीं बताती है। अब आगे बदरू अपनी माँ से कहती है कि उसे सारे आदमी जहर जैसे लगते हैं और वो चाहती है कि वो सभी को गोली मार दे। और वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से शमसू के पास पुलिस स्टेशन से एक कॉल आता है। दरअसल उन दोनों को ऐसा लगा कि शायद उन दोनों की बात किसी ने सुन ली है और किसी ने ये सारी बात पुलिस को बता दी है, इसलिए वो दोनों काफी डरी हुई थी। यहाँ पर पुलिस वाला उन दोनों से कहता है कि उन्हें तुरंत ही पुलिस स्टेशन आना होगा। और जब वो दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं तो उनके सारे के सारे डाउट क्लियर हो चुके थे, क्योंकि उन्हें पता चला है कि ये कंप्लेंट उनके लिए नहीं, बल्कि ये कंप्लेंट तो उसके पति हमजा के लिए है और ये कंप्लेंट जुल्फी ने की है। और यहाँ पर हमजा को भी लाया जाता है और उसे देखकर बदरू पुलिस वालों को बता देती है कि उसका पति उसे बहुत मारता है और सेक्शन 49 के तहत उसे 3 साल की जेल भी हो सकती है अगर वो कंप्लेंट करे तो बदरू भी कंप्लेंट करने के लिए मान जाती है, लेकिन उससे पहले वो हमजा से मिलने के लिए जाती है।
लेकिन हमजा यहाँ पर बदरू को इमोशनली ब्लैकमेल कर लेता है और कहता है कि आज के बाद वो शराब कभी नहीं पिएगा और वो जल्द से जल्द बच्चा भी प्लान करेंगे। तो बदरू भी उसकी बातों में बह जाती है और तुरंत ही इंस्पेक्टर के पास आती है और अपनी कंप्लेंट को वापस लेती है। जिसके बाद वो पुलिस स्टेशन से वापस आते हैं तो यहाँ पर शमसू बदरू से कहती है कि वो बहुत गलत कर रही है और साथ ही शमसू बदरू को एक स्टोरी भी सुनाती है। वो कहती है कि एक दिन जंगल में बाढ़ आई, सब जगह पानी ही पानी भर चुका था और वहीं पर एक बिच्छू था जिसे कि नदी को क्रॉस करना था। इसलिए वो मेंढक से कहता है कि क्या वो उसे नदी को पार करवाएगा। तो मेंढक उससे कहता है कि तू बिच्छू है, तू काटेगा। जिस पर बिच्छू मेंढक से कहता है कि अगर मैं तुझे काटूंगा तो हम दोनों ही डूब जाएंगे, इसलिए मैं तुझे नहीं काट सकता। तो मेंढक भी मान जाता है और उसे अपनी पीठ पर बिठाल कर नदी को पार कराने लगता है। लेकिन जब मेंढक और बिच्छू नदी के एंड पर पहुंच जाते हैं तो आखिर में बिच्छू मेंढक को काट लेता है और यहाँ पर बिच्छू मेंढक से कहता है कि मैं बिच्छू हूँ और काटना मेरी फितरत में है। और शमसू यही बात बदरू को भी समझा रही थी कि तेरा पति भी बिच्छू है और वो तुझे जरूर काटेगा। लेकिन बदरू उनसे कहती है कि अब वो बदल चुके हैं। और जब सभी लोग वापस आ रहे होते हैं तो हमजा को ये जानना था कि आखिर उसकी कंप्लेंट की किसने है, लेकिन यहाँ पर दोनों नहीं बता रहे होते हैं। तो हमजा यहाँ पर शमसू की नाक में एक मुक्का दे मारता है जिससे कि उसके नाक से ब्लीडिंग होने लगती है। तो शमसू तुरंत ही कार से उतरती है और वो बदरू से कहती है कि या तो वो अपने पति को चुन ले या फिर अपनी माँ को चुन ले। और इतना बोलकर शमसू वहां से चली जाती है। बदरू दुखी तो थी लेकिन खुश भी थी क्योंकि उसका पति बदल रहा था। अब अगले दिन हमजा जब अपनी ड्यूटी पर जाता है तो अचानक से उसके लीवर में पेन होता है, इसलिए वो डॉक्टर के पास जाता है। तो डॉक्टर उसे बताती है कि ज्यादा शराब पीने की वजह से उसका लीवर जो है वो धीरे धीरे खराब हो रहा है और अगर अब उसने ज्यादा शराब पी या फिर ज्यादा शराब पीने की कोशिश भी की तो उसका लीवर पूरी तरह से खराब हो जाएगा। उसी रात बदरू हमजा को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो माँ बनने वाली है और ये बात वो अगले दिन अपनी माँ को भी बताती है। और जब ये बात शमसू सुनती है तो वो खुश हो जाती है और सारे गिले शिकवे भुलाकर उसे और उसके पति को माफ कर देती है। उसी रात हमजा पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल से मिलता है। दरअसल वो ये जानना चाहता था कि आखिर उसकी कंप्लेंट की किसने है, लेकिन यहाँ पर कांस्टेबल उसे बिल्कुल भी नहीं बता रहा था। लेकिन आखिरकार वो उसे बता देता है कि उसकी कंप्लेंट जुल्फी ने की है। और जब हमजा जुल्फी के साथ घर वापस आ रहा होता है तो हमजा जुल्फी से कुछ ऐसे सवाल पूछता है जिससे कि जुल्फी की जमा लड़खड़ा जाती है और वो समझ जाता है कि जुल्फी और बदरू के बीच में कुछ चल रहा है। दोनों घर पहुंच चुके थे और हमजा भी बिल्डिंग में एंटर हो चुका था, लेकिन तभी जुल्फी बदरू के पास कॉल करके बता देता है कि हमजा को कंप्लेंट के बारे में पता चल चुका है। और ये बात सुनने के बाद तो बदरू की खटिया खड़ी और बिस्तर गोल हो जाता है। फिर बदरू घबराकर बाथरूम में छिप जाती है इस डर से कि हमजा उसे मारेगा। लेकिन यहाँ पर हमजा उसे किसी तरह से बाहर निकाल लेता है और उसे बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है। और हद तो तब हो जाती है जब हमजा बदरू को सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है और वो भी उस हालत में जब बदरू प्रेग्नेंट थी। और इसके बाद जब बदरू हॉस्पिटल में थी तो यहाँ पर बदरू को पता चलता है कि उसका मिसकैरेज हो चुका है, मतलब कि उसका बच्चा पेट में ही मर चुका है। और ये बात सुनने के बाद तो बदरू पूरी तरह से टूट जाती है, वो बहुत रोती है। उसके मन में ये आता है कि अब वो आत्महत्या कर लेगी, लेकिन किसी तरह से वो खुद को संभालती है और नर्स के पास जाकर नींद की दवाइयाँ लेती है। अगले दिन शमसू जब मार्केट में थी तभी अचानक से उसके पास बदरू का कॉल आता है और वो तुरंत ही उसे अपने घर बुलाती है। और जब शमसू घबराते हुए घर पहुंचती है तो उसे ऐसा लगता है कि बदरू के साथ कुछ हो गया है, लेकिन यहाँ पर बदरू के साथ कुछ नहीं हुआ है, बल्कि हमजा को उसने नींद की दवाइयाँ खिलाकर उसे एक कुर्सी से बांध दिया था, क्योंकि अब पानी सर से ऊपर पहुंच चुका था और उसका कोई भी इलाज नहीं था, इसलिए बदरू को ये कदम उठाना पड़ा। रात को वो बहुत देर तक सोचते हैं कि आखिर हमजा का क्या करना है, उसे किस तरह से मारना है, लेकिन बदरू के अंदर ये सब कुछ नहीं आ रहा था। फिर वो लोग सबसे पहले अपने घर को पैक करते हैं ताकि आवाज बाहर ना जाए। अब अगले दिन जुल्फी जब घर आता है और वो बदरू के ऊपर जख्म देखता है तो वो बदरू से कहता है कि ये आदमी बहुत ही खराब है, इसे तो मार देना चाहिए। लेकिन जब वो पीछे पलट कर देखता है तो उसके तो तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने हमजा के पहले से ही तोते उड़ा कर रखे थे। उसी रात बदरू हमजा के साथ वही खेल खेलती है जो कि हमजा ने बदरू के साथ खेला था। उसने एक सैंडल से उसके हाथों पर जख्म दिए थे तो बदरू भी हमजा को वैसा का वैसा जख्म देती है। हमजा ने बदरू को कई बार मक्खन लगाने की भी कोशिश की, लेकिन बदरू बिल्कुल भी नहीं मान रही थी, क्योंकि उसे मालूम चल चुका था कि अब मनने में फायदा नहीं है। यहाँ पर बदरू और शमसू जब आपस में बात कर रहे होते हैं तभी अचानक से उनके दरवाजे की बेल बजती है और दरवाजे पर रेलवे का ऑफिसर था। जैसे कि हमजा की तलाश नहीं थी
बल्कि हमजा के पास रखी हुई उन चाबियों की तलाश है जिसे उसकी जरूरत है। तो उसे आता हुआ देखकर सबसे पहले वो लोग हमजा को बेहोश करते हैं और उसे एक दूसरे कमरे में शिफ्ट कर देते हैं। और जब वो रेलवे का ऑफिसर अंदर आता है तो उसे बताया जाता है कि हमजा के पिता की डेथ हो चुकी है, इसलिए वो गांव गया हुआ है। लेकिन यहाँ पर वो ऑफिसर उनसे कहता है कि उसने गांव पर फोन किया था, उसे पता चला है कि उसके पिता की मौत तो 1.5 साल पहले हो चुकी है, वो लोग उससे झूठ क्यों बोल रहे हैं। और फिर अचानक ही एक कमरे से हमजा की आवाज आती है, तो तुरंत ही वो ऑफिसर जब उस कमरे में जाता है तो वो देखता है कि हमजा की हालत बहुत खराब है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये हालत शराब की वजह से हुई है और उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो झूठ शमसू और बदरू ने बोले हैं वो सारे झूठ हमजा नहीं कहलवाए, इसलिए वो यहाँ से चाबी को चुपचाप लेकर जाने लगते हैं। जाते जाते हमजा उनसे कुछ कहने की कोशिश भी कर रहा होता है, लेकिन वो बोलने की हालत में नहीं था, इसलिए वो कुछ भी नहीं बता पाता। अगले सीन में हम देखते हैं पुलिस स्टेशन में कुछ ऑफिसरों को जिन्हें कि जुल्फी और बदरू के ऊपर शक हो रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि बदरू और जुल्फी के बीच में कुछ चल रहा है, इसलिए जुल्फी तुरंत ही बदरू के पास कॉल करता है और उनसे कहता है कि पुलिस वालों को उनके ऊपर शक हो रहा है। और यहाँ पर इंस्पेक्टर अपने कांस्टेबल को भी ऑर्डर दे देता है कि वो शमसू और बदरू को यहाँ पर बुला कर लाए। और उनके कहने के मुताबिक वो दोनों पुलिस स्टेशन आ भी जाती हैं। उन दोनों से कुछ सवाल किए जाते हैं और उन दोनों के जवाब आपस में मैच नहीं हो रहे थे, इसलिए पुलिस वालों को उनके ऊपर शक होता है और उनसे कहते हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन उनके घर से ही शुरू करनी चाहिए कि आखिर हमजा कहाँ गया। इसलिए तुरंत ही सारे पुलिस वाले हमजा के घर पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर शमसू और बदरू को ऐसा लग रहा था कि शायद अब वो पकड़े गए हैं, लेकिन यहाँ पर हमजा के पास जुल्फी था और हमजा जुल्फी को बार बार कह रहा था कि उसे बस एक बार छोड़ दो, वो अपने गांव चला जाएगा और कभी भी वापस नहीं लौटेगा। लेकिन यहाँ पर जुल्फी उसकी एक भी बात नहीं मानता है। पुलिस स्टेशन से सभी लोग हमजा के घर पर आ चुके थे जहाँ पर जुल्फी मौजूद था, लेकिन हमजा यहाँ पर मौजूद नहीं था। पुलिस वाले उनके घर पर हमजा को ढूंढने लगते हैं और यहाँ पर जुल्फी उन दोनों को बताता है कि उसने उसे बेहोशी का इंजेक्शन जरूर दिया था, लेकिन उसने उसे छोड़ दिया है क्योंकि वो कह रहा था कि वो अपने गांव चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर शमसू और बदरू तो उल्टा जुल्फी को ही फंसाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर जुल्फी उनसे साफ कह देता है कि वो बदरू से प्यार नहीं करता है, बल्कि वो तो शमसू से प्यार करता है। और तभी उस कांस्टेबल के पास पुलिस स्टेशन से फोन आता है और जब वो लोग पुलिस स्टेशन जा ही रहे होते हैं कि तभी शमसू जुल्फी के साथ इमरान हाशमी बन जाती है और अपने प्यार का भी इजहार कर देती है। तो हमजा पुलिस स्टेशन तो पहुंच चुका था, लेकिन वो कुछ भी कहने की हालत में नहीं था क्योंकि हाल ही में उसे एक बेहोशी का इंजेक्शन लगाया गया है जिसका डोज अभी भी चल रहा होता है, इसलिए वो कुछ भी कहने की हालत में नहीं था। थोड़ी देर के बाद बदरू उसके पास पहुंच जाती है। दरअसल हमजा कहना चाह रहा था कि इन लोगों ने मुझे मारा, लेकिन बदरू उनको एहसास दिलाती है कि उन लोगों ने उसे नहीं मारा, बल्कि हमजा उन्हें मारना चाहता है। तब पुलिस इंस्पेक्टर हमजा और उसकी पूरी फैमिली को वापस भेज देते हैं। और जब वो लोग वापस आ रहे होते हैं तो हमजा देखता है कि जुल्फी का चक्कर बदरू के साथ नहीं बल्कि शमसू के साथ है। घर आने पर वो प्लान बनाते हैं कि आखिर हमजा के साथ क्या करना है, क्योंकि अगर इसे खुला छोड़ दिया जाए तो ये फिर से पुलिस स्टेशन पहुंच जाएगा और सब कुछ बता देगा, इसलिए अच्छा यही होगा कि इसे मार दिया जाए। इसलिए वो उसे खूब सारी शराब पिलाकर अपनी बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लोर से नीचे फेंकने वाले होते हैं, लेकिन बदरू को उस पर तरस आ जाता है और वो उससे कहती है कि वो उसे नहीं मारेंगे अगर वो एक वीडियो रिकॉर्ड कर देता है। तो हमजा भी इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद बदरू उसकी एक वीडियो रिकॉर्ड करती है जिसमें कि हमजा वही बोलता है जो कि बदरू ने उसे लिख कर दिया था। तो लिखी हुई बातें हमजा कहता है। वो कहता है कि वो बदरूनी का पति है और वो उससे बहुत प्यार करता है और आगे उसके साथ जो कुछ भी होता है तो उसका पूरा का पूरा जिम्मेदार वो खुद होगा, क्योंकि वो उसे प्यार तो करता है पर वो उसे मारता पीटता भी है। और अब वो बदरू को और ज्यादा दुखी नहीं देख सकता, इसलिए वो हमेशा के लिए जा रहा है, हमेशा के लिए वो अपने गांव जा रहा है। रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाती है, जिसके बाद हमजा बदरूनी के पास आता है और उससे कहता है कि उसका हाथ खोल दिया जाए, जिसके बाद वो उससे बदसलूकी भी करने लगता है। और ये देखकर शमसू पीछे से आती है और उसके ऊपर एक जोरदार प्रहार करती है और वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि यही प्लान है। और अब वो हमजा को जान से मारने वाले हैं। जिसके बाद वो उसकी जिंदी बॉडी को पैक करते हैं और एक सुनसान जगह पर ले जाने के लिए निकल पड़ते हैं। और इस काम में कासिम भाई भी उनका साथ देते हैं। वो हमजा को यहाँ से ले जाने के बाद रेलवे लाइन के ट्रैक पर पटक देते हैं, क्योंकि बदरू बहुत अच्छे से समझ चुकी थी कि हमजा एक बिच्छू है जो कि उसे आज नहीं तो कल जरूर काटेगा। इसलिए वो उसे रेलवे ट्रैक पर सुला देते हैं और उसे रस्सियों से बांध देते हैं। लेकिन आखिर में बदरू को यह एहसास हो जाता है कि वो ये गलत कर रही है। वो शमसू से कहती है कि भले ही वो बिच्छू है, लेकिन वो तो मेंढक है ना, वो ऐसा नहीं कर सकती है।
अगर उसने आज उसे मार दिया तो वो जिंदगी भर उसे याद आता रहेगा, इसलिए वो ऐसा नहीं करती है और हमजा को रेलवे लाइन के ट्रैक से आजाद कर देती है। लेकिन हमजा के तेवर अभी भी बिल्कुल बदले हुए नहीं थे, क्योंकि वो बदरू से काफी उल्टी सीधी बातें कर रहा था। और जब वो बात कर ही रहा होता है कि तभी अचानक से एक ट्रेन आती है और उसे उड़ाते हुए ले जा लेती है। तो हमजा तो मारा गया, लेकिन इस बात से बदरू को भी बुरा नहीं लगेगा कि उसने उसे मारा, क्योंकि ये तो एक एक्सीडेंट था। यहाँ पर शमसू बदरू से कहती है कि उसने अच्छा किया कि उसने उसे नहीं मारा, क्योंकि अगर वो मार देती तो जिंदगी भर उसे याद आता रहता। यहाँ पर हमें पता चलता है कि शमसू ने अपने पति को मारा था और वो उसे आज भी याद आ रहा है। इसलिए बदरू की कही हुई बातें शमसू को बहुत अच्छे से एहसास हो चुकी थी कि बदरू ने जो कुछ भी किया सही किया। भले ही उसने उसे नहीं मारा था, भले ही हमजा एक्सीडेंट से मर चुका हो, लेकिन अब जिंदगी भर उसे ये मलाल नहीं रहेगा कि उसने उसे मारा। आगे हमजा का फ्यूनरल का सीन दिखाया जाता है, जिसमें कि सभी को ये लग रहा था कि हमजा ने आत्महत्या की है और उसका सबसे बड़ा सबूत वो वीडियो है। दरअसल उस वीडियो में बदरू ने स्टार्टिंग और एंड के पॉइंट को कट कर दिया था। अब उस वीडियो में सिर्फ इतना कहा गया है कि वो अपनी पत्नी बदरू को मारता पीटता था और उसे काफी दुख दिया करता था, और अब वो उसे और दुख नहीं देना चाहता है, इसलिए वो हमेशा के लिए यहाँ से जा रहा है। उस वीडियो में ये भी कहा गया था कि वो गांव जा रहा है, लेकिन ये बात बदरू ने कट कर दी थी, जिससे कि अब सभी को यही लग रहा था कि हमजा ने सुसाइड किया है। और यहाँ पर पुलिस वालों को भी यही लग रहा था कि हमजा ने जरूर सुसाइड ही किया है। और फिल्म के आखिरी सीन में हम देखते हैं बदरू को, जो कि अपनी लाइफ से बिल्कुल फ्री हो चुकी थी। उसे किसी का भी डर नहीं था, वो कहीं भी अकेले जा सकती थी, उसे कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं था। और आखिर में एक चेतावनी बताई जाती जिसमें कि लिखा हुआ था कि औरतों के खिलाफ हिंसा आपके लिए हानिकारक है। डार्लिंग्स फिल्म की कहानी आम हो सकती है, लेकिन फिर भी ये खास है। खास इसलिए क्योंकि घरेलू हिंसा पर आपने कई फिल्में और वेब सीरीज देखी होंगी, लेकिन फिर भी डार्लिंग्स आपको खुद से अंत तक बांध कर रखती है। इसका पूरा क्रेडिट जाता है आलिया भट्ट को। आलिया भट्ट ने जिस तरह से बदरू के किरदार को निभाया है, वो बिल्कुल सच्चा सा लगता है और दिल को छू जाता है। एक डरपोक सहमी हुई बीबी से निडर बेखौफ और दबंग डार्लिंग्स बनने का सफर आलिया ने जिस तरह से तय किया है, वो काबिले तारीफ है। सैफ अली खान ने भी आलिया का जिस तरह से साथ दिया है, उसके हम दीवाने हो गए। माँ बेटी की जोड़ी ने फिल्म का पूरा दारोमदार अपने कंधों पर ले लिया। दोनों की ट्यूनिंग देखकर आपको खूब मजा आने वाला है। फिल्मी ड्रामा में आलिया और सैफ अली की डार्क कॉमेडी आपको खूब इंटरटेन करेगी। एक पॉइंट पर आप भी उनके किरदारों में खो जाएंगे। तो दोस्तों, यदि आप किसी रेस्टोरेंट या सिनेमा घर में अकेले जा सकते हैं तो आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि महिलाओं के साथ कई मायनों में ऐसा नहीं होता है। वह समाज की चुभती आंखों के बीच एक अस्थिर और जहरीले रिश्ते को भी ढोती रहती है। यह आश्चर्य से ज्यादा समाज की घटिया सोच का नतीजा है कि महिलाएं अपमानजनक और हिंसक वैवाहिक रिश्ते को अकेले रहने से ज्यादा सम्मानजनक मानती है, या फिर यह कि हमारा समाज उसे यह करने पर मजबूर कर देता है। एक पति जिसे बाहरी दुनिया में सिर्फ धुतकारा जाता है, वो घर में खुद को शहंशाह समझता है। अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए वो अपनी मासूम और प्यार करने वाले बीवी पर हाथ भी उठाता है, उसे हर बात पर जलील करता है, पीटता है, गंदा सलूक करके खुद को बड़ा समझने की कोशिश करता है। बीवी पति की हर हरकत को चुपचाप सहती है, ये सोचकर कि एक दिन बदल जाएगा, लेकिन बदलता पति नहीं बल्कि बदलना पत्नी को पड़ता है, क्योंकि बदलाव लाने की सचमुच जरूरत है। फिल्म की सबसे अच्छी बात यह है कि ये महिलाओं को पीड़ित दिखाने के लिए पूरी पुरुष जाति को विलेन की तरह पेश नहीं करती, सिर्फ उन्हें विलन बनाती है जो विलन है। मानवीय पितृसत्ता के खिलाफ आवाज बुलंद करती है, पर पुरुषों को शैतान की तरह ट्रीट नहीं करती। फिल्म में अति किसी चीज की नहीं है, इसे अच्छी या बुरी कहना बेईमानी होगी। ये एक बेहद जरूरी मुद्दे पर बनी एक जरूरी फिल्म है। फिल्म की डायरेक्टर जसमीत का डायरेक्शन बहुत अच्छा है। उन्होंने एक लीनियर स्टोरी को अच्छे ट्रीटमेंट से उम्दा बना दिया है। वो छोटे छोटे मूवमेंट्स पैदा करती और आपके अंदर किरदार को क्रूरता भर देती, उनके प्रति सहानुभूति जगाती है। फिल्म में प्रतिसत्ता के खिलाफ विद्रोह छेड़ती है, पर कहीं पर भी चिल्लाती नहीं है। ये फिल्म की खासियत है, एक झटके में बहुत सरलता से ऐसी बात कह जाती जो आपके साथ रह जाती। जैसे जब बदरू की माँ पुलिस वाले से कहती है कि मर्द लोग दारू पीकर जल्लाद क्यों बन जाते हैं। पुलिस वाला जवाब देता है क्योंकि औरत उसे बनने देती है। विजय मौर्य, परवेज शेख और जसमीत के डायलॉग्स तेजाबी है, जिनके डायलॉग्स तीर की तरह चुभते हैं। कुछ फ्रेम सुंदर और प्रयोग धर्मी है। मिरर का बढ़िया ढंग से यूज हुआ है। अभी तक हम स्कूटी या बाइक के शीशे से पिछली सीट पर बैठकर व्यक्ति का चेहरा देखते थे, पर यहाँ पर ऐसा कैमरा एंगल इस्तेमाल हुआ है जिसमें दो आदमी एक छोटे से शीशे में बिना एक दूसरे को ब्लॉक किए दिख रहे हैं।
ऐसे ही फ्रेम है जहां आलिया शीशे के सामने सज रही है और मिरर में उनके चारों रिफ्लेक्शन नजर आ रहे हैं। वाइड एंगल लेंस का इस्तेमाल अच्छा है, एक फ्रेम जिसमें बिल्डिंग से लेकर बाजार तक सब दिख रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट देखने को मिले। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।